हेलो स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर की इस क्लास में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट जो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। अब बात करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम की। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम की सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। अपन को बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन की क्या बतानी है, वेवलेंथ बतानी है। तो देखो बामर सीरीज, ठीक है, तो बामर याद करो आप, ये कुछ स्पेक्ट्रम ऐसा एन की वैल्यू 1 2 3। तो बामर कहां से स्टार्ट होता था, देखो आप जो भी इलेक्ट्रॉन उसको कहां पे लाओगे, 2 के अंदर। यानी मैं बोल सकता हूं कि n1 की वैल्यू कितनी है, 2 फिक्स हो गई बामर के लिए। n2 की जो वैल्यू है 3 4 5 6 ऐसे चलेगी। तो देखो अगर 3 से वो किस में आ रहा है, 2 में, ये फर्स्ट लाइन है। 4 से वो किस में आ रहा है, 2 में, ये सेकंड लाइन है। 5 से किस में आ रहा है, वो 2 में, ये इसकी थर्ड लाइन है। अपन को कौन सी पूछी है, फर्स्ट लाइन पूछी है। तो n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 3 है। तो अपना काम इससे हो जाएगा। तो देखो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर, हाइड्रोजन के लिए पूछा, जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसको नहीं लिख रहे अपन। तो 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, यही होगी। अब यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू रखते हुए अपन इसको सोल्व करें तो r 1 अपॉन n1 की वैल्यू कितनी बोली मैंने, 2, और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, फर्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/9। अगर मैं इसको कंप्लीट सोल्व करता हूं तो ये हो जाएगा अपना, देखो 9 इंटू 4, इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो 9 इंटू 4 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 36 होगा, और 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यही होगा 1 अपॉन लेमडा। अब अपन को चाहिए लेमडा, तो लेमडा निकालेंगे तो इसको अपन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/36 इंटू आर, ठीक है, यही होगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 5/36 इंटू 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स रखते हुए सोल्व करोगे तो इसका जो मान आएगा एंगस्ट्रॉम में रखते हुए, तो आप सोल्व करोगे तो इसका मान आएगा 6566 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। इसको सोल्व कर लेना आप। मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि फर्स्ट लाइन पूछिए, तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 बामर के लिए फिक्स होता है, n1 2, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, सेकंड ऑर्बिटल या सेकंड उसके सेल के अंदर आते हैं। और n2 की वैल्यू 2 के बाद जितने भी कक्षक होंगे उनके लिए उनकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। उसने फर्स्ट लाइन के लिए बोला तो फर्स्ट लाइन 2 और 3 वाली होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। तो देखो फ्रीक्वेंसी पूछी है उसने, और कौन सी के लिए पूछी है, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए। अपने पहले वाली सीरीज कौन सी है, लाइमन, सेकंड वाली बामर। तो फर्स्ट वाली के लिए पूछी है, तो आ जाओ। तो n1 की वैल्यू n1 की वैल्यू फिक्स हो गई 1, n2 की वैल्यू 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट वाली हो गई अपनी लास्ट लाइन, क्या हो गई, लास्ट लाइन। अपन को नहीं पता कहां पे है वो, लास्ट पे है वो। n2 की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। n1 की वैल्यू कितनी है, 1। आ जाओ सोल्व करते हैं फिर। 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या होगा, r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, देखो n1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये तो हो जाएगा 0। तो अपने जो 1 अपॉन लेमडा आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, आर के इक्वल, ठीक है, यही आ रहा। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, वेव नेचर अपन ने पढ़ा था क्या, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो न्यू इक्वल टू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, यही था। 1 अपॉन लेमडा कितना आ रहा है, अब देखो ये मीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर में अगर आप लेते हो तो इसको क्या कर दोगे, 10 कर दोगे। आप 10 कर देना इसको, क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो दोनों डाटा सेम में रहनी चाहिए, दोनों डाटा सेम में रहने चाहिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 10 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू 1 अपॉन लेमडा, किसके इक्वल, आर के इक्वल, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी वैल्यू होती है। जब आप इन दोनों को रखते हुए सोल्व करोगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा
3.29 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। जब आप इसको सोल्व करोगे पर सेकंड में आएगा इसका मान, जो भी आएगा किस में आएगा, पर सेकंड। इसी को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना उसने लास्ट लाइन पूछी है, लास्ट का मतलब होता है आप इनफाइनाइट पे चले गए, आपको नहीं पता कौन सा वाला है वो, तो इसको अपन इनफाइनाइट मानेंगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये ऐसे इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, दी वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। देखो उसने पूछा है कि वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसने थर्ड लाइन की वेवलेंथ पूछी है अपन को, किसकी, ब्रैकेट सीरीज की, ये इंपॉर्टेंट है। तो लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट, ठीक है। लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट, यानी इसके लिए अपन को पता है n1 की 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसके लिए n1 की वैल्यू 4 होती है, यानी 4 के बाद स्टार्ट होगा n2। तो कहां से 5 6 7, देखो 4 से 5 के लिए फर्स्ट, 6 से 4 के लिए सेकंड, 7 से 4 के लिए थर्ड लाइन। कौन सी पूछी है, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन के लिए देखो अपने पास n1 की वैल्यू 4 हो गई, n2 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। सोल्व करते हैं इसको, देखो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 7 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 49। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 इंटू 16, और आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये आई थिंक 33 बचेगा, है ना। 6 और 3 9 और 3 और 1, हाँ 33 बचेगा, ठीक है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 33 अपॉन आर इंटू 49 इंटू 16, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21667 एंगस्ट्रॉम। जो भी वैल्यू आएगी किसमें आएगी, एंगस्ट्रॉम में। आप कन्वर्ट कर लेना भाई, आंसर जिसमें दे रखा उसके अकॉर्डिंग। ये इसको हो सकता है पिकोमीटर में दे दे, नैनोमीटर में दे दे, वो आप सब जानते हो, चेंज करना, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है। पहले तो सीरीज को पकड़ो, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कहां से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट, 4 ध्यान रखना। थर्ड लाइन पूछी है, आपको पता है 4 से 5 फर्स्ट है, 4 से 6 सेकंड है, 4 से 7 थर्ड है, तो उससे सोल्व कर लो, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दी मैक्सिमम वेवलेंथ रेशियो ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज इज। देखो मैक्सिमम वेवलेंथ रेशियो, अब उसने देखो एक चीज पूछी है, मैक्सिमम वेवलेंथ का पूछा है, और किसके लिए, लाइमन और बामर सीरीज के लिए। किसके लिए पूछा है, लाइमन और बामर सीरीज के लिए। ई इनवर्सली होती है लेमडा के। अगर ये आपको मैक्सिमम चाहिए तो ई आपको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। और ई मिनिमम कहां मिलेगा, जो ऑर्बिटल या जो सेल है वो सबसे नियर रहेगा। सिंपल सी बात है ना, जहां एनर्जी गैप बिल्कुल कम रहेगा वहां की वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो लाइमन और बामर सीरीज के लिए अपन फर्स्ट लाइन की बात कर लेते हैं कि वो जो उनकी फर्स्ट लाइन होगी उनकी एनर्जी गैप सबसे कम होगी, तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो मैं यहां बात कर लेता हूं लाइमन के लिए। लाइमन के लिए देखो n1 बराबर 1 हो गया, n2 बराबर 2 हो गया। ये कौन सा अपने ई मिनिमम की कंडीशन है, ठीक है। ऐसे ही मैं बात कर सकता हूं किसके लिए, बामर के लिए। तो बामर के लिए क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यही होगा। ये कौन सी कंडीशन अपन इसके लिए, ई मिनिमम की कंडीशन है। तो अपन सेट कर लेते हैं यहां से, देखो 1 अपॉन लैम्डा किसके लिए, लाइमन के लिए, इक्वल टू आर जेड कॉमन है दोनों के लिए, हाइड्रोजन के लिए पूछा है तो, या फिर कोई सा भी जो भी दे रखा हो उसके लिए कॉमन वो कट जाएगा, ठीक है। अब n1 की वैल्यू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1, सॉरी लाइमन के लिए पूछा है ना, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, यही होगा। ऐसे ही मैं लिख देता हूं उसके लिए 1 अपॉन लैम्डा किसके लिए, बामर सीरीज के लिए, तो क्या हो जाएगा r 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, यही होगा। अब दोनों के लिए पर्टिकुलर सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो लेमडा इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, r 1 माइनस 1 अपॉन 4। तो इसको अपन लिख सकते हैं ना, इसको अपन लिख सकते हैं r 4/3, यही होगा। भाई इसमें एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, और इसमें से इसको इससे सोल्व कर लेंगे। इस वाले को सोल्व करते तो क्या जाएगा, r 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, यही होगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, r 4 इंटू सॉरी 4 इंटू 9, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा तो 9 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा,
तो इसको लिख सकते हैं ना 36 डिवाइडेड बाई 5, यही होगा। बिल्कुल सिंपल। अब देखो मैं इधर साइड में ले लेता हूं, इधर ले लेता हूं इसको, अलग पेन से मैं लिख लेता हूं। देखो 1 अपॉन लेमडा एल कितना आ रहा है, आर 4/3। 1 अपॉन लेमडा जो बी है वो कितना आ रहा है, आर 36/5। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर लेमडा एल ले लेता हूं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो लेमडा एल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 इंटू आर। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं लेमडा बी, ये क्या हो जाएगा 5/36 इंटू आर, यही होगा। अब उसने पूछा है लेमडा एल अपॉन लेमडा बी, यानी लाइमन और बामर सीरीज की वेवलेंथ का मैक्सिमम वाली का आपको रेशियो बताना। तो लेमडा एल की वैल्यू रख दो 3/4 इंटू आर डिवाइडेड बाई 5 इंटू 36 इंटू आर, यही होगा। अब इसको आप क्या कर दो उल्टा, ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो देखो 3 इंटू 4 इंटू आर इंटू, जब इसको करोगे 36 इंटू आर इंटू ये डिवाइड में 5 आर से आर कटा, 4 से ही कितने टाइम कट गया 9, और 9 इंटू 3 करोगे तो 9 थी 27, 27/5, तो कितना आ रहा है इसका 27/5। तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा 27/5, यानी लेमडा एल अपॉन लेमडा बी करोगे तो 27 बटे कितना आएगा 5 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम। नंबर ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया था आपको। नंबर ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला बताया था ना, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1, ऐसा, यानी डेल्टा n प्लस 1 बोल सकते हो आप इसको। और अगर यही ग्राउंड स्टेट बन रहा था तो n माइनस 1 बोल रहे थे इसको। अगर किसी पर्टिकुलर लाइन में आपको क्या कैलकुलेट करना हो, पर्टिकुलर के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो n2 माइनस n1 से अपन कैलकुलेट करते थे, मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट अपना मेन टॉपिक है वेव मैकेनिकल मॉडल। उससे पहले अपन ड्रॉबैक ऑफ बोर थ्योरी, ठीक है, बोर थ्योरी की ड्रॉबैक पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक आप सबको मालूम है, ये ओनली किसके लिए एप्लीकेबल होता है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। एट एप्लीकेबल फॉर ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक H हीलियम +1 लिथियम +2 एटसेट्रा। ठीक, इट कैन नॉट एक्सप्लेन पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो सेकंड कौन सा होगा, सेकंड है कि अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसकी जो स्प्लिटिंग होती है उसको ये नहीं समझा पाता। ठीक है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द splitting of hydrogen spectrum line in electric and magnetic फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो स्प्लिट होती है उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, और जो मैग्नेटिक में होती है उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट, जीमान इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को ये नहीं समझा पाता। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर आपकी लाइन स्प्लिट हो रही तो उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो स्प्लिट हो रही तो उसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं। स्टार्क और जीमान इफेक्ट को ये नहीं समझा पाता है। ठीक है, तो ये दो ड्रॉबैक हो गए। थर्ड की बात करते हैं, देखो it cannot explain about the following expression, और वो क्या है, वो है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 इसको नहीं पता ये कहां से है, इसके बारे में नहीं समझा पाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि
इसने ये जो चीज मान के करी है ना, ये ऐसे मानो कि इसका एक तरीके से ये तुक्का था, इसने मान लिया कि ऐसा होता है, इसको नहीं पता ये कहां से आया। फिर बाद में भी जस्ट आगे अपन पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो डी ब्रोगली से इसको निकालेंगे, क्योंकि ये जो चीजें सोल्व कर रहा था ये पार्टिकल नेचर मानते हुए सोल्व कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। मैटर दोनों प्रॉपर्टी रखता है, पार्टिकल भी रखता है, साथ के साथ उसकी वेव नेचर भी रखता है। तो इन दोनों को अगर रिलेट करते हो तो ये रिलेशन आराम से निकल जाता है उससे, ठीक है, वो डी ब्रोगली से निकालेंगे अपन। उसके बाद नेक्स्ट है, ये बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं बताता, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन अबाउट द बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे बन रहे हैं उनके बारे में ये नहीं समझा पाता। तो ये कुछ ड्रॉबैक है इसके, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, परमाणु के लिए तरंग अभियांत्रिकी मॉडल, ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में है क्या एक्चुअल में, तो इसने बोला है कि ऑल मैटर हैव ड्यूल नेचर, दैट इज वन इज पार्टिकल नेचर और अनदर इज वेव नेचर, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, ऑल मैटर हैव ड्यूल नेचर, दैट इज वन इज पार्टिकल एंड अनदर इज वेव, ठीक है। यानी कोई भी मैटर है वो दो प्रॉपर्टी रखता है, पार्टिकल और उसकी वेव नेचर, दोनों इंटरकन्वर्टेबल है, ठीक है। कभी वो वेव नेचर शो करेगा, कभी पार्टिकल नेचर शो करेगा, बिल्कुल सिंपल सा है। अब बात करते हैं कि इससे अपन को जो इसका रिलेशन है जो इसने दिया था वो कैसे निकालेंगे। देखो इसका जो रिलेशन था वो था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग रिलेशन दिया गया था, ठीक है। और ये इसने कैसे निकाला है उसको नेक्स्ट अपन समझते हैं। देखो इसने जो एक्सप्रेशन दिया था वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों से इसने कोरिलेट करके निकाला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लांक एंड आइंस्टीन इसने लिया E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। E क्या होता है, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आप निकालते हो किससे, पार्टिकल बिहेवियर से, किससे, पार्टिकल बिहेवियर से। भाई आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन दी थी, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो पार्टिकल नेचर को मानते हुए करा था। भाई फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उसको निकाल देता है, यानी ये एक कोलिजन कर रहा है, मतलब ये पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहा है। प्लांक ने क्या बोला था, फोटोन है, बंडल के रूप में आते हैं, उनकी कुछ एनर्जी होती है, वो एज एक पार्टिकल की तरह होते हैं। तो फिर वेव नेचर कहां से लाए, तो वेव नेचर किसके अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। अगर आप बोल रहे हो तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी को आप यहां से रिलेट कर सकते हो, न्यू यहां रख सकते हो। तो दोनों एक्सप्रेशन से अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखो न्यू को मैं यहां रख रहा हूं, एच सी अपॉन लेमडा हो गया, ये हो गया एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कट गया, तो एच अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या बचा, एम इंटू सी। आपको पता है एम इंटू सी क्या होता है, ये मास है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। तो मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट यानी मास इंटू वेलोसिटी, वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। एच अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, पी हो गया, मोमेंटम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो आप आराम से इसको लिख सकते हो, एच क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और पी क्या है आपका, मोमेंटम, मोमेंटम, और लेमडा क्या है, ये वेवलेंथ, वेवलेंथ, लेमडा क्या है, वेवलेंथ। तो लेमडा ये शो कर रहा है किसको, वेव नेचर को, और पी क्या होता है, मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, मास क्या है, पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। तो ये तो पार्टिकल नेचर के बारे में बता रहा है और ये वेव नेचर के बारे में, मतलब दोनों रिलेटेड हो के। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ये जो इसने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर मानते हुए इसने इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन से अपन क्या करते हैं, बोर का जो पोस्टुलेट था उसके अपन डेराइव करते हैं। तो मैं यहां लिख लेता हूं अलग से, बोर
postulate derived from डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब इसको एक्सप्लेन अगर अपन करें तो देखो, बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, लेकिन बोर को इतना आइडिया नहीं था। तो अगर मैं इसको वेव नेचर मानते हुए सोल्व करूं तो वेव ऐसे ही चलती है, ऐसे चलेगी। तो एक कंप्लीट अपन क्या बना लेते हैं, इसमें एक वेव बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट एक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो देखो, एक वेव यहां जा रही है तो यानी मैं बोल सकता हूं इसके लिए कि एक लेमडा हो गया ये पर्टिकुलर, एक वेव की अगर मैं बात करूं तो एक लेमडा हो गया ये, एक लेमडा ऐसे हो गया, एक लेमडा इधर हो जाएगा, ऐसे बात करें तो एक लेमडा यहाँ हो जाएगा, एक लेमडा यहाँ हो जाएगा, ऐसे ये बिल्कुल लेमडा 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 मिलते हुए चले जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 पाई आर जब डिस्टेंस होगी, इसकी पूरी पेरिफेरी की बात कर रहा हूं, इसकी परिधि की बात कर रहा हूं, 2 पाई आर डिस्टेंस में कितनी वेवलेंथ हो सकती है, ये 4 5 6 7 8 10 15 20 कुछ भी हो सकती है। तो उस संख्या को तो मैं एन से डिनोट कर देता हूं और वो लेमडा के इक्वल रहेगी। तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लेमडा हो जाएगा। ठीक है, अब लेमडा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अभी क्या निकाला, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो आप रख दो 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन पी, रख सकते हो। पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, mv, तो यहां रख दो। तो 2 पाई r इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो एम वी आर को इधर ले आओ, 2 पाई को उधर ले जाओ, तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये एक्सप्रेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, किससे, डी ब्रोगली से। तो ये डी ब्रोगली से कैसे निकला, ये डी ब्रोगली से निकला है। आप मैटर को पार्टिकल और वेव दोनों की तरह ट्रीट करो, आपके आंसर निकल जाएंगे। आप अगर एक चीज में फंसे हो, नहीं वेव वेव वेव, नहीं पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, तो दोनों अगर आप एक एक को सोल्व करोगे तो नहीं निकलेगा। दोनों को मर्ज में लेके हुए आपको उसको साथ में चलना है। तो ये निकाल लिया। बोर भी अगर ये चीज वहां सोच लेता तो बोर भी निकाल सकता था, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन उसको नहीं था आइडिया कि ये वेव नेचर भी रखता है। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से अपन बोर पोस्टुलेट को डिराइव कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सम अदर फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कौन सा है, वो है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा हूँ, ये होती है 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसको मैं ऊपर नीचे क्या कर दूं, m से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि मैं मोमेंटम की फॉर्म ला सकूं। तो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो m² v² अपॉन m, तो p² m v² सॉरी, जो m² v² है वो क्या बन जाएगा, p²। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, p² अपॉन 2m, ये हो जाएगी। तो मोमेंटम अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ p², ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 इंटू m। तो p क्या हो जाएगा, √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m, यही होगा। तो p की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m, यही आएगा। अब देखो, ये एक्सप्रेशन तो आपको याद रखना ही है, ये कोई से भी पार्टिकल के लिए हो सकता है। m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, मास प्रोटॉन का हो सकता है, और कोई और भी पार्टिकल का हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया कॉमन एक्सप्रेशन। आपने 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था वो इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट करके उसकी वेव प्रॉपर्टी को उसने मेजर किया था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के लिए मैं अगर बात करता हूं, देखो फॉर इलेक्ट्रॉन, तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है वोल्टेज इनटू, यानी आप बाहर से जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, इनटू चार्ज। क्या होती है, चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो V इंटू ई हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या रख सकते हो, V इंटू ई। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन √2 इंटू V इंटू ई इंटू एम। अब देखो E की वैल्यू फिक्स है,
m की वैल्यू फिक्स है, 2 की वैल्यू फिक्स है, सारी चीजें फिक्स है। जब आप इनको सोल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू है ना वो निकल के आएगी अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई वी, ये निकल के आएगी जब आप इसको सोल्व करोगे। और किस में निकल के आएगी, एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगी, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से सोल्व करूं तो 12.25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगी, ये होगी आपकी वेवलेंथ, ठीक है। यानी अब वो कोई सी भी वोल्टेज दे दे उस पे आपको अगर वेवलेंथ पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, उसका अंडर रूट लेना है, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व करके लिख दिया है। जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये थोड़ा एक्सटेंड वर्जन है उसका, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने भी इससे ये दिया है, तो आप इसको डी ब्रोगली से आप इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी किससे रिलेटेड, आपकी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, ठीक है। तो इसने ड्यूल नेचर को बताया है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें हाइजेनबर्ग और क्वांटम संख्या जो उसको अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।